बच्चों हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर क्या फोर्स एक्ट करता है। फोर्स का फॉर्मूला आया था क्यू वी क्रॉस बी। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर उसी पे एक दो क्वेश्चन। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे एक दो सिंपल सवाल करने वाले हैं। तो पहला सवाल देख लीजिए आप, अच्छा सवाल है। एक इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पर आई करंट कैरी कर रहा है इनफाइनाइट वायर। ठीक है, एक इनफाइनाइट वायर है, आई करंट कैरी कर रहा है। यहां पर इसके पैरेलल में क्यू चार्ज 1 माइक्रोकूलम का 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये जो वायर है इसमें करंट ले लेते हैं 10 एम्पियर। तो अब आपको बताना है कि ये जो क्यू चार्ज है इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इस वायर में फ्लो करते हुए करंट की वजह से। ठीक है, तो अब देखिए, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इस ग्रीन वाले वायर के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में ही चार्ज पार्टिकल क्यों मूव कर रहा है। तो अब देखिए, यहां पर वायर की वजह से राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, चार्ज ऊपर जा रहा है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स दी वायर। तो याद रखिए कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो टुवर्ड्स दी वायर एक्ट करेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हमने देख ही ली, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है बी क्यू वी साइन थीटा। अब जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वेलोसिटी के बीच में, जो कि यहां पर 90 डिग्री है। तो थीटा यहां पर 90 डिग्री है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा बी क्यू वी साइन 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड किसकी, वायर की। वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसी चार्ज को लेना होता है, तो 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, और वेलोसिटी भी उसी की लेनी होती है, न्यूटन। डायरेक्शन टुवर्ड्स द वायर हो गई बच्चों। ठीक है, अब अगर हम यहां पर वैल्यूज पुट करना चाहें तो कर लेते हैं। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट आई क्या है, 10 एम्पियर अपॉन 2 पाई। चलिए आर को 1 मीटर ले लेते हैं, यहां पर आर 1 मीटर इंटू 10 टू द पावर -6 फॉर द चार्ज इंटू 10 फॉर वेलोसिटी न्यूटन, एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द वायर। तो आई होप आपको समझ आया बच्चों, काफी आसान सवाल था। एक चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर क्या फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। एक अगला बहुत ही बेसिक सवाल करेंगे इस पे हम, वो ये है कि चलिए, अ चार्ज पार्टिकल क्यू, अ चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी देख लेते हैं कितनी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप इन अ मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बी जेड के कैप टेस्ला। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल जो है Q वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, और वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, experiences a force F vector is equal to 2i cap plus j cap plus k cap न्यूटन। कैलकुलेट करिए bz, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट z एक्सिस के अलोंग बताना है, कैलकुलेट करिए bz। ठीक है, तो देखिए यहां पर ना आपको बहुत सारा डेटा मिसिंग लग रहा है, क्योंकि Q चार्ज नहीं है, और यहां पर ना वेलोसिटी भी गिवन नहीं है। कहाँ है वेलोसिटी, वी एक्स वी वाई वी जेड, तो हमें वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है, वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों की ही वैल्यू हम नहीं जानते हैं बच्चों। तो अब करना क्या है, यहां पर आपको एक चीज आप जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, है ना। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी।
अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, तो किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का एनीवेज डॉट प्रोडक्ट तो बच्चों 0 ही आना है। ठीक है, अब सुनिए, अब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो फोर्स वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है 10i कैप प्लस 2j कैप प्लस bz के कैप। डॉट प्रोडक्ट करिए, i वाला i के साथ यानी 20, j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर से 20 प्लस bz, और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है बच्चों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आता है, थीटा 90 होने पे कॉस 90 0 हो जाता है। तो यहाँ से bz की वैल्यू -40 आ रही है बच्चों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ डेटा ही गिवन नहीं है, और एक्चुअली में सारा का सारा डेटा यहाँ पर जो दे रखा है वो सफिशिएंट था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है कुछ वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्ट करता है, और फोर्स का फॉर्मूला है QV क्रॉस B यानी BQV साइन थीटा। अब आपको पता है मूविंग चार्ज की वजह से करंट फ्लो करता है बच्चों, तो अगर एक करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो करंट कैरिंग वायर भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो याद रखिए कि जो फोर्स का फॉर्मूला था, मान लीजिए एक वायर है, I करंट कैरी कर रहा है, उसकी एक्सिस के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थीटा एंगल बना रही है, तो इस वायर की लेंथ मान लेते हैं L है फिलहाल के लिए, तो इस वायर पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा ये पूछा जाता है हमसे, है ना। तो बता देंगे हम, ऐसी क्या बात है। याद रखिए एक चीज कि एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या एक्ट करता है, QV B साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बस। ठीक है, तो देखिए QV क्या होता है, Q होता है चार्ज, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो चार्ज अपॉन टाइम को हम करंट लिख देते हैं। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम को हम करंट लिख देते हैं, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर क्या आ गया, ILB साइन थीटा। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो करंट तो स्केलर है तो बाहर आ जाता है, तो फोर्स वेक्टर आ गया I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, फोर्स वेक्टर हो गया IL क्रॉस B, राइट। तो यहां पर फोर्स वेक्टर आ जाता है बच्चों IL क्रॉस B। ठीक है, तो अगर कोई भी वायर जिसकी लेंथ L है वो I करंट कैरी कर रहा है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है थीटा एंगल पे, तो याद रखिएगा बच्चों उस वायर पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा IL क्रॉस B। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही निकलेगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स या तो L क्रॉस B करिए, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करिए। अब L वेक्टर लेना है करंट की डायरेक्शन में, L क्रॉस B करिए या तो, है ना, या फिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता लगेगी। रूल वही है, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, रूल वही है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, मिडिल फिंगर करंट, थंब देगा फोर्स एक्टिंग ऑन दी करंट कैरिंग वायर। ठीक है बच्चों, तो ये रूल हो गया सिंपल सा।
चलिए, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, आई एल क्रॉस बी या बी आई एल साइन थीटा। अब लेंथ वेक्टर आपको एल वेक्टर क्या लेना है, करंट की डायरेक्शन में जो वायर की लेंथ है उसे वेक्टर फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एक बार देख लेते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन ओके निकल रही है बिल्कुल या नहीं हमसे, है ना। लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लेते हैं एक बार, फिर हम फोर्स एक्टिंग ऑन दी करंट कैरिंग वायर पे न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। आप देखिए, ये एक करंट कैरिंग वायर हो गया, आई करंट कैरी कर रहा है, ये भी एक करंट कैरिंग वायर हो गया, आई करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, अब आपको इस वायर पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स बताना है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंडेक्स फिंगर इनवर्ड्स है, करंट जा रहा है टुवर्ड्स राइट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड्स, करंट जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो थंब ऊपर को आ गया, यानी फोर्स ऊपर को एक्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड्स, डॉट का मतलब आउटवर्ड्स, करंट ऊपर को जा रहा है, तो ये फोर्स आ गया टुवर्ड्स राइट। इसी को आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो हमने देखा एक करंट कैरिंग वायर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या फोर्स एक्ट करता है बच्चों। ठीक है, नोट करिए। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से करंट कैरिंग वायर पे। चलिए स्टार्ट ही एक तगड़े क्वेश्चन से करते हैं। अब एक करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स एक्ट करता है आई एल क्रॉस बी, बी आई एल साइन थीटा। फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता लगती है। अब हम उस टॉपिक पे बेस्ड थोड़े से सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए, एक इनफाइनाइट वायर हो गया, हाँ ठीक है, एक फाइनाइट वायर हो गया यहां पर। चलिए रुकिए, ये एक फाइनाइट वायर हो गया, वायर की लेंथ, वायर में करंट फ्लो कर रहा है I2, यहां इनफाइनाइट वायर में करंट है I1। आप ये डिस्टेंस a मान लीजिए और वायर की लेंथ को l मान लीजिए। आपसे बोला जा रहा है कि जो AB वायर है उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा ये बता दीजिए। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर AB। ठीक है, कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर AB, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर AB। वायर AB पे कितना फोर्स एक्ट करेगा ये बताना है। तो देखिए सिनेरियो क्या है यहाँ पर, सिनेरियो ये है कि इस वाइट वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो वेरिएबल हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो ऐसे केस में आपको इस वायर पे फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, इस वायर से r डिस्टेंस पे इस वाले वायर का छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, BIL साइन थीटा। थीटा किसके बीच में देखना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और टेक्निकली लेंथ में, है ना, या करंट की डायरेक्शन में। चलिए, और दो करंट स्केलर है याद रखिएगा। तो व्हाइट वाले वायर की वजह से राइट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होने वाली है बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड, करंट जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स आ गया ऊपर की ओर। तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है। तो अब छोटे से एलिमेंट पे फोर्स निकाल के पूरे रेड वाले वायर के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब मैं BIL साइन थीटा में जो साइन थीटा है उसको उसके लिए परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो साइन 91 हो जाता है। तो पहले वाले वायर ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करी, उसमें दूसरा वाला वायर रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पहले वायर की, करंट दूसरे वायर का और लेंथ भी दूसरे वायर की। ठीक है, ओके। पहले वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई r, रेड वाले वायर का करंट इंटू dr, ये आपका df आ गया। परफेक्ट है बच्चों। अब यहां इंटीग्रेट कर लीजिए आप, तो df है आपका म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई, और ये हो गया आपका dr डिवाइडेड बाय r। यहां इंटेग्रल कर दीजिए, फोर्स 0 से f तक और डिस्टेंस a से लेकर के टोटल a प्लस l तक। डिस्टेंस है बच्चों a से लेकर के a प्लस l तक। तो df का इंटीग्रेशन हो गया f म्यू नॉट
I1 I2 बाय 2 पाए dr बाय r का इंटीग्रेशन ln r, और ये हो जाएगा आपका a से a प्लस एल तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए यहां पर, तो फोर्स आ गया आपका म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाए ln a प्लस एल माइनस ln a बच्चों, ठीक है। तो ln a प्लस एल माइनस ln a। अब देखिए यहां पुट करते हैं तो फोर्स क्या आ रहा है, यहां फोर्स आ रहा है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाए ln a माइनस ln b होता है ln a बाय b, नेचुरल लॉग a बाय b। तो ये आपका आंसर हो गया। तो पहला ही क्वेश्चन काफी तगड़ा करा दिया मैंने आपको कि एक इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, तो अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड में कोई और वायर रखा है तो अगर आप उस पर फोर्स निकालेंगे तो वो फोर्स क्योंकि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए अगला सवाल क्या हो सकता है। ये काफी इजी सवाल है। इंसुलेटिंग थ्रेड्स हैं, बिल्कुल हैं। एक रॉड है, वायर है, रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, करंट I ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है बच्चों। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर हो गई, ठीक है। और एक और केस देख लेते हैं, चलिए हम इसी का सेकंड केस, कि यहां मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड हो गई अब, ठीक है। मास m हो गया, लेंथ l। अब आपको बताना है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन इन बोथ दी स्ट्रिंग्स क्या होगा। मान लीजिए सिमेट्री है, यहां पर दोनों धागों में टेंशन सेम है, तो वो जो सेम टेंशन है ना दोनों धागों में, उस टेंशन की वैल्यू पूछ रहे हैं। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट टेंशन इन दी स्ट्रिंग्स। ये दोनों पार्ट हो गए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपको स्ट्रिंग्स में टेंशन बतानी है। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट tension in strings, calculate tension in strings if system is in equilibrium, if system is in equilibrium। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो धागों में टेंशन बतानी है। तो देख लीजिए बच्चों, आपको पता है कि ग्रेविटी का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ग्रेविटी का तो एक सिंपल रूल है mg डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से mg डाउनवर्ड यहां भी बच्चों और mg डाउनवर्ड यहां भी, परफेक्ट है। अब अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड्स, करंट टूवर्ड्स राइट, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। बट आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और लेंथ में 90 है, सो सीधे फोर्स को आप BIL लिख दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स इज BIL। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड्स है, करंट इधर को जा रहा है मिडिल फिंगर, तो थंब नीचे आ रहा है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स है BIL वो भी नीचे एक्ट कर रहा है। अब अगर आपको बोला जा रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यानी जो समेशन Fy है, वर्टिकल फोर्सेस टोटल, उनका सम 0 है, यानी ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर T और T प्लस BIL, तो 2T प्लस BIL टोटल mg को बैलेंस कर रहा है, ऊपर की तरफ 2T और ऊपर की तरफ BIL। तो यहां से टेंशन आ जाएगा mg माइनस BIL बाई 2। अब यहां देखिए 2T ऊपर की तरफ है इज इक्वल टू mg प्लस BIL, तो यहां से टेंशन जो आ जाएगी धागे में वो आ जाएगी mg प्लस BIL डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहां पर धागे में टेंशन क्या आ जाएगी, mg प्लस BIL डिवाइडेड बाई 2 बच्चों, ठीक है। तो काफी आसान सवाल है, आपने देखा फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर पे सवाल। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम सोलेनॉइड और फोर्स एक्टिंग ऑन दी वायर को मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो सोलेनॉइड का ना एक 2D सेक्शन का डायग्राम भी होता है, वो बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो एक सवाल करते हैं। यहां करंट बाहर आ रहा है, इधर अंदर जा रहा है,
डॉट मतलब करंट बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चों ये, ठीक है। और क्रॉस मतलब यहां पर करंट अंदर जा रहा है, परफेक्ट है। अब सुनिए, यहां से करंट ऐसे आके ऐसे जा रहा है, ये एक सोलेनॉइड हुआ करता था, उस सोलेनॉइड का ऐसे सेक्शन कट किया है हमने, ऐसे सेक्शन, यहां से करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। या चलिए, ये तो सॉल्यूशन का पार्ट होगा। मान लीजिए सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है, सोलेनॉइड में फ्लो करने वाला करंट I है, परफेक्ट है बच्चों। अब इस सोलेनॉइड की ये एक्सिस होगी, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक वायर है ऐसे, ठीक है, परफेक्ट है बच्चों। वायर का मास m है और लेंथ l है, ये PQ वायर का मास m और लेंथ l है। अब मान लीजिए समहाउ हमने यहां पर कहीं से कोई करंट सोर्स लगा रखा है, हमने यहां पर कहीं से कोई इस पे एक सोर्स लगा रखा है, ठीक है, एक सप्लाई लगा रखी है, डीसी सोर्स, ठीक है, बैटरी लगा रखी है, बैटरी को मैंने ऐसे बना दिया, डोंट माइंड। हाँ चलिए, अब वो ये कह रहे हैं कि what should be the magnitude and direction of current in the wire PQ so that it remains stationary, नीचे ना गिरे, ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब ये मान लीजिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी कहीं से सप्लाई लगा रखी है, राइट, हम बैटरी बाद में बना लेंगे क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना करंट अभी ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो अभी बैटरी बाद में बना लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, what should be the magnitude and direction of current in wire PQ so that it remains stationary, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए आप, सोलेनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए रूल क्या होता है, करंट ऐसे आके ऐसे जा रहा है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे। किसने प्रोड्यूस करी मैग्नेटिक फील्ड? सोलेनॉइड ने। अब आप ये बात जानते हैं कि वायर का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो वायर को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मैग्नेटिक फोर्स को ऊपर एक्ट करना ही पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट पता करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इंडेक्स फिंगर, फोर्स ऊपर है, देखिए लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर ऐसे है, फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तो करंट बाहर को आ गया हमारी तरफ को, तो वायर में करंट जो है वो फ्लो करना चाहिए, वो Q से P करना चाहिए। वायर में जो करंट फ्लो करना चाहिए वो Q से P करना चाहिए। करंट को हम कैपिटल I मान लेते हैं, यानी बैटरी कुछ इस तरीके से बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो बना के दे नहीं सकते ना बच्चों, क्योंकि फिर तो आपको पता लग जाएगा करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बैलेंस mg, हाँ ठीक है बिल्कुल। अब मैग्नेटिक फोर्स सोलेनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर पे फोर्स लग रहा है, और वायर का करंट मान लेते हैं I है, और वायर की लेंथ है L, थीटा 90 है क्योंकि वायर ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर ऐसे जा रही है, तो थीटा 90 है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन थीटा इन दिस केस। वायर का mg यहां पर डाउन है ही। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है सोलेनॉइड की वजह से, वो है म्यू नॉट Ni, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I इंटू कैपिटल I इंटू L इक्वल्स टू mg। तो यहां से कैपिटल I निकाल दीजिए, कैपिटल I होगा mg डिवाइडेड बाय म्यू नॉट स्मॉल ni इंटू L। तो ये वायर में करंट हो गया और डायरेक्शन आपको पता लग गई है। इक्विलिब्रियम की कहानी क्या होगी बच्चों, आपको भली बात समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नोट करिए यहां पर बच्चों, फिर आगे देखते हैं। अब एक चीज और देखते हैं हम यहां पर, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर बच्चों, और वायर ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, ये वायर ऐसे PQ रखा हुआ है, PQ,
करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट है बच्चों। तो अब अगर हमें इस पी क्यू वायर पे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स निकालना है ना बच्चों, तो क्या करना होता है, याद रखिए। अब प्रॉब्लम यह है कि वायर तो टेढ़ा मेढ़ा है, तो लेंथ तो ऐसे निकल नहीं सकती। तो यहां पर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है आई। अगर आपको वायर टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे तो आप क्या करिए, P से Q को ज्वाइन कर दीजिए। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ आएगी, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, आपको वो लेना है आई एल क्रॉस बी के अंदर। जो वायर की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट लेंथ है, आपको लेंथ वो लेनी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि सपोज अगर हम इस वायर पे छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स लेकर के हर एक एलिमेंट पे फोर्स निकालें और उन फोर्सेस को इंटीग्रेट करें, तो रिजॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है ना फोर्सेस का, वो ऐसा ही आता है एज इफ ये वायर सीधा ही रखा हुआ हो, एज इफ ये वायर बच्चों सीधा ही रखा हुआ हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, टेढ़े मेढ़े वायर में अगर फोर्स निकालना हो तो फोर्स निकालने का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक की शॉर्टेस्ट दूरी निकाल लेनी है, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। अब इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए। ये मैंने एक्सिस बना दी, यहां पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है बच्चों, यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। और मान लीजिए हमारे पास एक साइन कर्व है, ये ऐसी कर्व है, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x डिवाइडेड बाय लैम्डा। वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों वो है I, वायर में फ्लो करने वाला करंट है I। अब आपको बोला गया जरा इस वायर पे लगने वाला फोर्स बता दीजिए कितना है। तो ये तो साइन कर्व है भैया, अब इस पे कहां से फोर्स निकालेंगे। तो करना क्या होता है आपको बच्चों, करना ये होता है कि ये पूरा जो कहानी लिखी हुई है वो एक सिंपल बहुत ही मासूम से सिस्टम के इक्विवेलेंट होगी। वायर जैसे मर्जी दिया जाए, आप वायर की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को से लेकर के सबसे छोटी लेंथ जो आ रही है वो लेनी होती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से लेकर के ये एंडिंग पॉइंट तक जो सबसे छोटी लेंथ है वो मान लीजिए वायर की, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना होता है बेसिकली। करंट की यही डायरेक्शन ले लीजिए। अब आप बताइए कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो वेव की वेवलेंथ होती है। तो ये जो लेंथ है वो लैम्डा के बराबर हो गया, ठीक है, लेंथ जो है वो वेवलेंथ के बराबर हो गया। करंट आई फ्लो कर रहा है, वायर की लेंथ लैम्डा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आप B मान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को B मान लीजिए, फोर्स एक्टिंग ऑन दी वायर, भली बात ही निकलेगा बच्चों। देखिए कैसे निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड्स, करंट टुवर्ड्स राइट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, करंट टुवर्ड्स राइट, फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है। तो फोर्स आ गया हमारा B इंटू आई इंटू लेंथ लैम्डा है। देखिए लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में 90 बन रहा है, तो साइन 90 के लिए मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, और डायरेक्शन हो गई ऊपर की ओर, तो इसे J कैप लिख देता हूं, ऊपर की ओर, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन आ रही है कुछ ऐसे, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। मैंने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एज्यूम करी थी, ठीक है बच्चों। तो साइन कर्व की अगर हिसाब दे रखा हो और फोर्स पूछा जाए तो आप देख रहे हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए नोट करिए बच्चों, इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। मान लीजिए कि हमारे पास ऑब्वियसली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये हमारा एक सेमी सर्कुलर वायर है, करंट I कैरी कर रहा है, रेडियस R है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B वेक्टर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, P से Q वायर है। ये कैलकुलेट करना है आपको फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ। कैलकुलेट करिए फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ। PQ वायर पे कितना फोर्स एक्ट करेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो PQ तो सेमी सर्कुलर शेप है ना, सेमी सर्कुलर शेप तो लेनी नहीं है आपको P से Q को ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट लेंथ लेनी होती है। तो देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ ले लेते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर P से Q ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट लेंथ को कंसिडर करने वाले हैं बच्चों, है ना। तो P से Q तक ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, ये हो जाएगी PQ, यानी डायामीटर ऑफ द सर्कल। करंट जैसे ऐसे जा रहा है तो शॉर्टेस्ट रास्ता करंट के लिए ये होता, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकालिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, मिडिल फिंगर करंट, थंब बताएगा फोर्स। तो फोर्स बता दिया था हमने, अपवर्ड आ रहा है, इसको अपवर्ड भी लिख सकते हैं और चाहे तो J कैप लिख सकते हैं। फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगा, B इंटू आई इंटू 2R, और अपवर्ड्स लिख दीजिए चाहे J कैप लिख दीजिए।
साइन थीटा कहाँ गया, अरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड तो वायर के प्लेन के ही परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में वायर रखा है। वायर ऐसा ना होकर टेढ़ा भी रखा होता, ऐसा भी रखा होता वायर, तो भी थीटा 90 ही होता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है बच्चों। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। एक छोटा सा वेरिएंट और कर लेते हैं इसका, काफी इजी सवाल है, वो और कर लेते हैं एक बार हम। देखिए रेडियस, ये लेंथ ए, लेंथ बी, लेंथ सी, ये रेडियस डी, सेमी सर्कल है, और ई। आपको ये बोल रहे हैं पी क्यू वायर जो है ये ऐसे करंट कैरी कर रहा है, ठीक है बच्चों, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और आपसे बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी है, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर पी क्यू। हमें वायर पी क्यू पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है ये बताना है। तो कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर पी क्यू। वायर पी क्यू पे बच्चों कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ये बता दीजिए। तो देखिए भैया ऐसा है, ये लेंथ ए हो गई, ये लेंथ क्या हो गया, ये लेंथ ए हो गई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये रेडियस डी है तो यहां जो डायामीटर है वो 2d हो जाएगा, और ये लेंथ तो आपको ई की बनी है। तो मैंने पी से क्यू तक जाने का सबसे छोटा रास्ता देख लिया। ये लेंथ ए √c² माइनस b², ये लेंथ, रेडियस डी तो डायामीटर 2d, और ये लेंथ ए। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड वही है, क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब अगर आप यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट्स, करंट जा रहा है इधर, तो फोर्स आ रहा है अभी भी अपवर्ड्स, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा देख लीजिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा फोर्स इज इक्वल टू बी करंट आई, और वायर की स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक शॉर्टेस्ट लेंथ निकाल दीजिए, ए प्लस √c² माइनस b² प्लस 2d प्लस ई। तो ये वायर पे एक्ट करने वाला है, टेढ़े मेढ़े उल्टे पुल्टे वायर पे एक्ट करने वाला फोर्स हमने बच्चों कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम इसी का एक कॉर्नरी देख लेते हैं कि अगर, या चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इस पे, फिर एक कॉर्नरी करेंगे कि अगर एक क्लोज लूप हो, अभी तो करंट कैरिंग वायर है, अब अगर स्क्वायर शेप का लूप हो तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहले तो एक वही वाला करते हैं जो भी अभी तक हम करते आ रहे हैं, वैसा ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर करेंगे लूप वाला। P Q R S T U करंट आई कैरी कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। यहां पर आप मान लीजिए वायर की लेंथ L है और वायर की विड्थ B है। ठीक है, लेंथ L, लेंथ L, लेंथ L। अब आपको बताना है कि जो ये बड़ा सा वायर है पिंक कलर का, इस पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इस B मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो आपको बताना है, कैलकुलेट करिए फोर्स ऑन PQRSTU, हाँ RSTU। चलिए, तो भैया करंट इतना घूम के जा रहा है, क्या जरूरत है इतना घूम के जाने की, शॉर्टेस्ट रास्ता जोड़ दीजिए, P से U तक का जाने का करंट का शॉर्टेस्ट रास्ता, बस इसी पे फोर्स निकाल दीजिए, वही आंसर है बच्चों, है ना। तो फोर्स क्या होगा देख लीजिए, BI, लेंथ कितनी है इसकी, B के बराबर है, BIL। अब डायरेक्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स एक्सिस, करंट बाहर को आ रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो फोर्स आ रहा है J कैप के अलॉन्ग। खत्म बच्चों, देखा आपने कितना आसान सा सवाल हो गया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ
force acting on a current carrying loop in uniform magnetic field, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए करंट कैरिंग लूप है, स्क्वायर लूप है, ठीक है, स्क्वायर शेप का, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्म करंट है I। स्क्वायर लूप ले लीजिए आप, लेंथ L, ऑल्दो अगर ये रेक्टेंगल भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट चलिए सिंपली स्क्वायर के लिए देख लेते हैं। अब यहां पर आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है, यहां पर आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है। तो अब आपको बताना है कि जो ये लूप है इस पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, ट्रांसलेटरी फोर्स, मतलब लूप अपनी जगह से आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ट्रांसलेटरी फोर्स। तो लूप का नामकरण कर देते हैं ABCD। अब चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड रूल खेलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स, करंट टुवर्ड्स राइट, तो AB वायर पे फोर्स ऊपर आ गया और फोर्स का फॉर्मूला होगा BIL, थीटा तो 90 है, मैग्नेटिक फील्ड तो उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर जिसमें लूप है, तो थीटा तो हमेशा ही 90 है, थीटा के लिए परेशान मत होइए। यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स है, करंट नीचे जा रहा है तो फोर्स आ गया टुवर्ड्स राइट, फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा BIL। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स, करंट ऊपर, फोर्स आ गया इधर BIL। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स, करंट टुवर्ड्स लेफ्ट, फोर्स आ गया नीचे BIL। तो जाहिर सी बात है कि आमने सामने वाले वायर्स पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। आमने सामने वाले वायर्स पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। सो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। स्क्वायर लेके प्रूव किया है, शेप कुछ भी हो 0 ही आएगा, ठीक है। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ current carrying loop in uniform magnetic field is 0। याद रखिएगा, हम आगे प्रूव करेंगे कि अगर समहाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है तो एक करंट कैरिंग लूप पे भी नेट फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, वो हम आगे करेंगे बच्चों। तो यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स कैरिंग करंट इन सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स कैरिंग करंट, ठीक है। सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए दो केस देखते हैं बच्चों। यहां पर हमारे पास दो इन्फिनाइट वायर्स हैं, I1 करंट कैरी कर रहा है, दूसरा वायर I2 करंट कैरी कर रहा है। दोनों वैक्यूम में रखे हैं, दोनों के बीच में दूरी R है, ठीक है। और एक केस देख लेते हैं कि यहां पर वही दो वायर्स हैं बट अब जो करंट है वो ऑपोजिट है। पैरेलल वायर्स हैं बट करंट ऑपोजिट डायरेक्शन है। करंट I2 हो गया, दोनों वायर वैक्यूम में रखे हैं, दोनों वायर्स के बीच की दूरी R है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें प्रूफ तो मैं नहीं करा रहा हूं बट आपको बता देता हूं कि हम कैसे करते हैं। हम किसी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे वायर की L लेंथ पे फोर्स निकाल लेते हैं। जैसे व्हाइट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में इस येलो वाले वायर की L लेंथ पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, BIL sin 90, ठीक है। तो अगर हम फोर्स निकालते हैं तो एक वायर, इन दोनों वायर्स में जो फोर्स होता है, या एक वायर कोई भी एक वायर दूसरे वायर पे जो फोर्स लगाता है पर यूनिट लेंथ, उसका फॉर्मूला आता है μ0I1I2/2πr, ठीक है। उसमें हम करते क्या है, एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और दूसरे वायर की L लेंथ पे पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स एक्ट करेगा वो निकाल लेते हैं। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ये आता है, ठीक है। अब डायरेक्शन एक बार हम देख ही लेते हैं कॉन्सेप्चुअली।
तो देखिए व्हाइट वाले वायर की वजह से उसके राइट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड है, व्हाइट वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड में येलो वाला वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड्स, करंट ऊपर, फोर्स आ गया टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब येलो वाले वायर की वजह से अगर येलो वाले वायर पे चलते हैं तो पॉइंट लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होती है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड्स है, करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स राइट। फोर्स क्या आ रहा है बच्चों? टुवर्ड्स राइट। तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा किसने बताया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने बताया। ठीक है, यहां पर दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये फोर्स, अगर दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हो तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है, और अगर दोनों वायर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो ये फोर्स डेफिनेटली बच्चों रिपल्सिव होता है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, एक वायर दूसरे वायर की पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगा रहा है, 1 मीटर पार्ट पे जो फोर्स लगा रहा है, उसका फॉर्मूला यही होता है, म्यू नॉट I1I2/2πr। ठीक है, यहां से एक बात देखिए, यहां से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर क्या होता है एसआई सिस्टम के हिसाब से? तो देखिए अगर I1 I2 दोनों 1 एम्पियर हो और R 1 मीटर हो तो फोर्स अपॉन लेंथ की वैल्यू आती है म्यू नॉट बाय 2π 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो मैं बस आपको बोल देता हूं, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं 1 एम्पियर क्या होता है, तुम बोलोगे सर 1 एम्पियर वो करंट है जो कि अगर दो पैरेलल वायर में फ्लो करे जिन्हें वैक्यूम में रखा गया है 1 मीटर की दूरी पे, तो वो दोनों वायर एक दूसरे को इतने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। सो 1 एम्पियर इज दैट करंट which when flowing through two parallel wires kept 1 meter apart in vacuum makes them to attract or repel each other with this force। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो अट्रैक्ट करते हैं इस फोर्स से, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो दे रिपेल ईच अदर। और यहां पर भी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकाल लगाएंगे तो यहां पर रिपल्शन आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए वायर की लेंथ L है, इसका मास है M, वायर AB है, इसके नीचे एक I1 करंट कैरी करने वाला इनफाइनाइट वायर है, दोनों वायर्स के बीच की दूरी D है, दोनों वायर्स के बीच में जो दूरी है बच्चों वो है D। ठीक है, अब आपको बताना है What is the magnitude and direction of current in the wire AB so that वो हवा में रह जाए। ठीक है, मतलब नीचे ना गिरे, इक्विलिब्रियम में रहे। What should be the magnitude and direction of current in wire AB so that it remains in equilibrium, जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। परफेक्ट है बच्चों। तो आपको पता है कि व्हाइट वाले वायर का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा ही करेगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो अब जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले वायर को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए mg के ऑपोजिट लगना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स, यानी इन दोनों वायर को फिर एक दूसरे को रिपेल करना है। और ये एक दूसरे को रिपेल तो तभी करेंगे जब ये पैरेलल वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे। तो यहाँ पर जो करंट है ना बच्चों वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, है ना। तो अब हम जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है म्यू नॉट I1I2/2πd, यानी जो ऊपर वाला वायर है उसकी L लेंथ पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों, वो एक्ट कर रहा है म्यू नॉट I1I2L/2πd। इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स mg के बराबर होगा। फॉर इक्विलिब्रियम जो फोर्स है वो mg को बैलेंस करेगा। ठीक है बच्चों, तो म्यू नॉट I1I2L/2πd इक्वल्स टू mg। ठीक है बच्चों, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और करंट I2 कितना होना चाहिए आप निकाल लीजिएगा ना, I2 एक तरफ बाकी सब एक तरफ ले जाइएगा।
तो आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों। चलिए इसमें ना एक बड़ा शानदार सा केस होता है, वो करते हैं। आप ये बात देख चुके हैं ऑलरेडी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, मैंने उसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया। अब क्वेश्चन ये है, क्या दो पैरेलल बीम्स ऑफ प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? क्योंकि अगर दो प्रोटॉन सीधा जाएंगे तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा सेम डायरेक्शन में, तो उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स जो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं दे मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। लेकिन जो वायर का केस होता है वो एक अलग केस है। वायर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट प्रोटॉन अगर मूव कर रहा है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। तो अब ये देखना है कि अगर दो प्रोटॉन की बीम्स पैरेलल जा रही हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उन्हें रिपेल कराएगा और मैग्नेटिक्स उन्हें अट्रैक्ट कराएगा। तो सवाल ये उठता है कि डोमिनेट कौन करेगा, चैप्टर 1 या चैप्टर 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिक्स? ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। तो मैं आपको इसका प्रूफ तो नहीं करा रहा हूं, बट मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूं, क्योंकि प्रूफ काफी लंबा है, तो लेट्स अवॉइड दी लेंथी कैलकुलेशंस। ठीक है, सो क्वेश्चन है, विल टू पैरेलल बीम्स ऑफ प्रोटॉन्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ठीक है, दो पैरेलल बीम ऑफ प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या रिपेल करेंगे। तो सवाल क्या उठता है, देखते हैं। चलिए, तो यहां देखिए क्या सिनारियो है। मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और वो V1 वेलोसिटी से जा रहा है, और एक चार्ज है Q2 और वो जा रहा है V2 वेलोसिटी से। इनके बीच में दूरी है R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से दोनों रिपेल करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से दोनों अट्रैक्ट करेंगे। बट मैं आपको एक बात बता देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बड़ा भाई होता है, मैग्नेटिक फोर्स छोटा भाई होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड्स है उसका रेशियो होता है c²/v1v2। c होता है स्पीड ऑफ लाइट, c/v1 इंटू c/v2। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये याद रखिएगा कि जो c/v1 है वो 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से कम तो नहीं हो सकती है। c/v2 भी यहाँ पर 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है, मैंने इसका प्रूफ नहीं कराया है बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो 1 से बड़ा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन दो पैरेलल बीम ऑफ प्रोटॉन्स में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एनीवेज दो पैरेलल बीम ऑफ प्रोटॉन या दो पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, ना कि अट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक अगर करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग लूप पे नेट ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं लगता। बट मैंने बोला था उस समय कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप पे भी फोर्स लगता है और लगेगा भी। ठीक है, तो वो फोर्स कितना होगा वो देखना है हमें। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम उस पर। मान लीजिए कि इस वायर में करंट है 10 एम्पियर, एक इनफाइनाइट वायर है, परफेक्ट है बच्चों। ये हर एक एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 4-5 बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन नीट एंड वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स आल्सो। तो देखिए, ये डिस्टेंस फिलहाल के लिए आप 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये विड्थ 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये आप 25 सेंटीमीटर ले लीजिए, है ना। और इसमें करंट मान लीजिए आप फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। जी बिल्कुल, आपको क्या बताना है बच्चों कि फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप ABCD इफ एनी। ABCD लूप पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर एक्ट कर रहा है तो वो कितना एक्ट कर रहा है बता दीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन लूप ABCD इफ एनी, अगर है भी तो। वैसे तो होगा ही, क्योंकि जो व्हाइट वाला वायर है ना, इनफाइनाइट वायर,
वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप पे भी फोर्स जबरदस्त तरीके से लगता है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर राइट में इन्वर्ट होगी, सब जगह पर इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक बात और देखिए, ये दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा और ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, राइट। और ये वाला वायर और ये वाला वायर अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा और ये फोर्स होगा F2। जाहिर सी बात है कि F1 डोमिनेट करेगा क्योंकि पास में है, तो F1 फोर्स ज्यादा होगा F2 से, तो यहां पर ये लूप जो है वो इस वायर के चारों तरफ के पास में मूव करने लगेगा। ऊपर वाले वायर्स का क्या हुआ, ऊपर वाले वायर्स की वजह से फोर्सेस, ऊपर वाले वायर्स पे लगने वाले फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हुए कैंसिल हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स करंट टुवर्ड्स राइट, तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स करंट टुवर्ड्स लेफ्ट और इस पे फोर्स नीचे लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि इन पे जो लूप्स हैं, इन लूप्स पे जो फोर्सेस हैं वो नलिफाई हो जाएंगे। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट फोर्स ऊपर वाले वायर्स पे, ऊपर और नीचे वाले वायर्स पे नेट फोर्स 0 है। परफेक्ट है बच्चों। अब हम इस पे देखते हैं फोर्स ऑन वायर AD। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2। फोर्स है टूवर्ड्स लेफ्ट। चलिए एक मिनट, AD वायर पे फोर्स लिख देते हैं म्यू नॉट बाय 2 पाई, डायरेक्ट 2 इंटू 10 की पावर -7 लिख देते हैं। और I1 I2 10 और 5 एम्पियर, इन दोनों में फोर्स निकाल रहे हैं जो कि अट्रैक्टिव है क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं। तो 10 इंटू 5 हो गया करंट, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -2। और ये जो लेंथ नीचे वाली थी वो ऊपर ले जाओगे, तो लेंथ है 25। देखिए म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट बाय 2 पाई की वैल्यू ये है, I1 I2 पुट किया, 2 पाई तो गायब हो गया है, म्यू नॉट बाय 2 पाई की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -2। और जो ये नीचे वाली लेंथ है ये ऊपर चली गई और इस वायर की लेंथ 25 सेंटीमीटर को 25 इंटू 10 की पावर -2 लिख दिया। और ये फोर्स हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट, ये फोर्स हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट। चलिए इस वाले में देखते हैं बस फर्क क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में ही फर्क आ रहा है, बाकी कोई फर्क नहीं आ रहा। तो अब देख लीजिए फोर्स ऑन वायर CB या BC वायर, तो वो कितना है, सेम, म्यू नॉट बाय 2 पाई सेम रहेगा, करंट उतना ही है 10 एम्पियर और 5 एम्पियर, इसमें 10 एम्पियर इसमें 5 एम्पियर। इस वायर की लेंथ वही है 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 10 की पावर -2। बस डिस्टेंस चेंज हो गया वायर से, 2 और 10 12, तो 12 इंटू 10 की पावर -2 और टुवर्ड्स राइट। और आपको एक बात पता लग रही है कि जो पहले वाला वायर है जो पास में है उस पे एक्ट करने वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया नेट फोर्स बता दो कितना है, तो हम बोलेंगे हाँ जी नेट फोर्स ये होगा, फोर्स ऑन वायर AD माइनस फोर्स ऑन वायर BC। AD वायर पे फोर्स माइनस BC वायर पे फोर्स, तो AD वायर पे जो फोर्स एक्ट करेगा माइनस BC वायर पे जो फोर्स एक्ट करेगा, आप देख चुके हैं कि वो क्या होगा। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और दैट विल बी टुवर्ड्स दी वायर, दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो बड़े वाले फोर्स की ही डायरेक्शन आएगी, दैट विल बी डेफिनेटली टुवर्ड्स लेफ्ट। तो देख लीजिए, तो हमने देख लिया कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, बट करंट कैरिंग लूप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेटरी फोर्स एक्सपीरियंस करता है बच्चों। अब हम देखने वाले हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लूप फोर्स तो एक्सपीरियंस नहीं करता है लेकिन टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और वो कितना टॉर्क कैसे एक्सपीरियंस करता है वो देखने जा रहे हैं बच्चों। तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय a current carrying loop, by a current carrying loop, torque experienced by a current carrying loop in uniform magnetic field, in uniform
मैग्नेटिक फील्ड। तो एक करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जबरदस्त तरीके से टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है ये देखते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि कोई लूप है ये, चलिए एक लूप ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो टॉर्क से पहले ना हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो टॉर्क से पहले एक चीज समझिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। जैसे कि मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, वैसे एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज है बच्चों? एक करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी वो एक टर्म बताती है, जिसे हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप कहते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है लूप का? नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप इनटू करंट इनटू एरिया इन वेक्टर फॉर्म। अब एरिया इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं ये लूप ले लेता हूं, यहां पर समझ लीजिए आप, सॉलिड पार्ट बाहर है, डॉटेड पार्ट अंदर है, ठीक है। मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। ये लूप टूटा हुआ नहीं है, लूप पूरा है, बस सॉलिड पार्ट ये बता रहा है कि ये प्लेन के बाहर है, डॉटेड पार्ट मतलब प्लेन के पीछे है। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो मल्टीप्लाइड बाय इसमें जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया का मैग्नीट्यूड जो कि L इंटू बी, मान लीजिए रेक्टेंगल है, मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। अब एन कैप कैसे पता लगेगा? एन कैप का रूल है राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा एन कैप या फिर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। जो एन कैप की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की भी होती है। तो रूल क्या होता है? रूल टू फाइंड एन कैप यहां पर क्या होता है देखिए, रूल टू फाइंड एन कैप, कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of current, in the direction of current, thumb gives n cap. In the direction of current, ठीक है, curl the fingers of right hand in the direction of current, thumb gives n cap. thumb जो है वो n cap देगा बच्चों, परफेक्ट है। चलिए अब सुनिए, अब टॉर्क क्या है? मान लीजिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप को कट करके जा रही हैं। तो यहां पर जो टॉर्क एक्टिंग ऑन दी लूप होता है वो होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन दी लूप होता है वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। टॉर्क होता है वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आपको एंगल किसके बीच में लेना है? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल लेना है, ठीक है। ये मान लीजिए पूरा लूप है ना, ऐसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा ही लूप है, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एन कैप के बीच का होता है। तो यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला है कैपिटल MB साइन अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो यहां मान लीजिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस केस में टॉर्क 0 होगा और किस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। मान लीजिए बच्चों कि एक लूप है ऐसे, एक और लूप ले लेते हैं, चलिए, है ना, 2 लूप हो गए। अब मान लीजिए यहां पर जो करंट है वो I ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहां पर भी करंट I फ्लो कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, बहुत हो सकती है वैसे तो, बट मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एक बार ऐसे है और एक बार ऐसे है। तो आपसे पूछ रहे भाई आपको क्या लग रहा है कि टॉर्क किस केस में कितना होने वाला है? तो ध्यान दीजिए, एन कैप प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा, एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहां पर टॉर्क होता है MB साइन अल्फा और अल्फा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एन कैप के बीच में, जो कि यहां 90 डिग्री है।
तो टॉर्क यहां पर मैक्सिमम आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट है नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इंटू एरिया इंटू बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या है यहां पर। यहां देखते हैं तो एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में 0 डिग्री है, तो यहां पर टॉर्क मिनिमम है और वो है एम बी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एन कैप में 0 डिग्री बन रहा है, तो यहां पर टॉर्क जो होगा बच्चों वो 0 होगा। तो एक क्लैरिटी से समझ लीजिए कि जो एंगल अल्फा लेना है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एन कैप के बीच में लेना है, प्लेन के साथ एंगल नहीं लेना है बच्चों। ठीक है, तो हमने देखा कि एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, डायरेक्शन एन कैप के अलोंग, प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, और कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो वो भले ही नेट फोर्स एक्सपीरियंस ना करे बट वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। हाँ, एक केस में वो टॉर्क नहीं भी एक्सपीरियंस करता है, वो हम देख चुके हैं कि वो कौन सा केस है। ठीक है, तो एक दो सिंपल से क्वेश्चन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लेंथ L is first bent in the form of a circle, and then in the form of a square. If same current is flowing through them, if same current is flowing in both the cases, is flowing in both the cases, कंपेयर करिए उन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट्स, कंपेयर देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स, उन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स को कंपेयर करना है बच्चों हमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सिंपल क्वेश्चन हो गया, बेसिक मैथ्स है। वायर की लेंथ L है जी, L लेंथ को घुमा के सर्कल बना दिया, लेंथ L 2 पाई r, यहां से रेडियस हो गई L बाय 2 पाई। ठीक है, अब अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है सर्कल का तो नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, एक ही बार घुमाया है, करंट इंटू एरिया ऑफ सर्कल है पाई r स्क्वायर, तो करंट इंटू L स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपने इसी वायर को स्क्वायर बना दिया, L लेंथ को घुमा करके स्क्वायर बना दिया, तो क्या होगा देखिए, यहां पर वायर की लेंथ 4a के बराबर है, a हो गया L बाय 4, तो यहां पर स्क्वायर का मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट इंटू स्क्वायर का एरिया जो कि साइड स्क्वायर होगा, यानी I L स्क्वायर बाय 16। दोनों केस में आपको मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो बताना है, तो इजीली कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों कि दोनों केस में मैग्नेटिक मोमेंट्स का क्या रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है I L स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, है ना, I L स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, और ये आ रहा है हमारा जी, ये आ रहा है हमारा I L स्क्वायर बाय 16। ठीक है बच्चों, आई होप हमने ठीक किया है। तो लेंथ हो गया 2 पाई r, रेडियस L बाय 2 पाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट इंटू पाई r स्क्वायर, तो ये आ गया आपका, ओके, एक पाई कैंसिल हो गया था बच्चों, आई एम सॉरी, यहाँ हमने मिस्टेक करी है, ये पाई स्क्वायर था, एक ऊपर वाला भी पाई था बच्चों। ठीक है, चलिए पकड़ गई मिस्टेक, तो यहाँ पर पाई होना चाहिए था, राइट, तो इट वॉज L स्क्वायर बाय 4 पाई, है ना, एक पाई कट गया था बच्चों, एक पाई यहाँ से कट जाना था। चलिए राइट, अब ठीक है, तो रेशियो आ गया बच्चों 4:2 पाई, रेशियो आ गया बच्चों 4/पाई। सर्कल और स्क्वायर के मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो 4:2 पाई है। एक और सवाल कर लेते हैं यहां पर, देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, चलिए
चलिए लेंथ 12 मान लेते हैं और रुकिए, ऐसा करते हैं विड्थ को b मान लेते हैं, ये भी लेंथ है l, ये भी लेंथ है l, ये भी लेंथ है l और ये भी लेंथ है l, और मान लेते हैं कि करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है I। परफेक्ट है बच्चों। अब आपको बोला गया इस फिगर का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, कैलकुलेट करिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताइए कितना होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आप इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड मान लेंगे, इस हिस्से का अलग से मैग्नेटिक मोमेंट, इस हिस्से का अलग से मैग्नेटिक मोमेंट, और क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है फिर वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस वाले हिस्से के लिए मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, करंट इनटू एरिया, करंट I, एरिया L इनटू B, और डायरेक्शन क्या है, देखिए एन कैप की डायरेक्शन कैसे पता लगती है, राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाइए करंट की डायरेक्शन में, थंब देता है एन कैप, यानी ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट J कैप के अलॉन्ग है। अब जो ये वर्टिकल रखा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा, कैसे पता लगा मुझे, राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाइए करंट की डायरेक्शन में, थंब देता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये करंट इंटू L इंटू B, ओ आई को ना कैपिटल ले लेते हैं, नहीं तो आप आई कैप से कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, करंट को कैपिटल ले लेते हैं, करंट को कैपिटल I ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर करंट हो गया कैपिटल I, एरिया L इंटू B, और इसकी डायरेक्शन है I कैप। अब अगर हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो दोनों m1 और m2 का वेक्टर सम हो जाएगा, m1 और m2 का वेक्टर सम। ठीक है, तो आ जाएगा I इंटू L इंटू B ब्रैकेट में I कैप प्लस J कैप, और यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर बच्चों। तो यूनिट आ जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको यहीं पर टॉर्क बोल दिया जाए तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन होगी उसका m क्रॉस b कर दीजिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा बिना सोचे समझे। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार यहां तक कॉपी कर लीजिए बच्चों।